कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक ऑफिस का दृश्य आता है। यहाँ पर ज्यादातर FBI एजेंट्स हैं। यहीं पर हम रे नाम के एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो अपनी पार्टनर के साथ बैठा है जिसका नाम है जेस। जेस उसे ऑप्शंस दे रही है कुछ केसेस के बारे में। यहीं पर हम इनके एक और कलीग को देखते हैं जिसका नाम है बम्पी। ये सब ऐसे ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनका एक और साथी है जिसका नाम है साइफर। इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद रे अंदर जाता है कमरे में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है क्लेयर। क्लेयर ने यहाँ पर नया नया ज्वाइन किया है। क्लेयर देखने में बहुत खूबसूरत है। रे उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। तभी उसकी नजर पड़ती है क्लेयर की अंगूठी पे। तब उसे समझ में आता है कि क्लेयर की एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर भी वो उससे बात करते रहता है। तब उसे पता लगता है कि क्लेयर काम करती है LAPD के लिए। बहुत देर बात करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है, इन्हें पता लगता है कि एक लड़की की लाश मिली है नदी के किनारे। अब सब उस जगह के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि हमेशा ये सारे लोग उसी जगह पर जा करके बातें किया करते थे। यहाँ पर कुछ और भी मर्डर्स हुए हैं। इनको लग रहा है कि सारे मर्डर्स कहीं जुड़े हुए तो नहीं है। ये सब निकल पड़ते हैं उस जगह पे जाने के लिए। जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इन्हें एक पुलिस वाला नजर आता है जिसका नाम है पियरो। पियरो एक एक करके इन्हें सारी बातें बताता है कि इस लड़की की लाश को डस्टबिन में डाल दिया है कातिल ने। कातिल बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसने लड़की के सारे फिंगरप्रिंट्स को ब्लीच कर दिया है ताकि पता न लग सके कि ये लड़की कौन है। थोड़े समय पहले किसी ने यहाँ पर एक आदमी को आते हुए देखा था 10:30 के करीब, मगर वो श्योर नहीं है कि आदमी कैसा दिखता है। किसी को कुछ पता नहीं लगा। यह कातिल बहुत ही चालाक है। हमें लगता है कि जिस लड़की को उसने मारा है वो होमलेस है, तभी इतनी आसानी से वो उसे यहाँ लेकर के आया और मार दिया। रे ग्लव्स पहनता है और चला जाता है लड़की की शक्ल देखने के लिए। जैसे ही वो शक्ल देखता है, उसे एहसास होता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेस की बेटी है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो वापस आता है और जेस को कहता है कि अपने आप को संभालो। जेस समझ जाती है कि क्या हुआ है। वो भाग करके जाती है डस्टबिन के पास और अपनी मरी हुई बेटी को देखने के बाद टूट जाती है। वो फूट फूट के रो रही है। सारे डिपार्टमेंट की हालत खराब है क्योंकि उनके एक पार्टनर की बेटी को कातिल ने मार दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सब लोग काम पे लग गए हैं। जैसे ये लोग वापस आते हैं, तब हमें पहली बार पता लगता है कि जेस की बेटी का नाम कैरोलिन है। बम्पी बाहर आकर के कहता है कि जहाँ पर कैरोलिन की लाश मिली वहाँ पर एक ग्रे रंग की वैन अंदर गई थी और थोड़ी देर के बाद बाहर भी आई थी। जब मैंने वैन के बारे में पता किया, तब पता लगा कि 3 दिन पहले वो वैन चोरी हो गई थी। लेकिन अब हम लगे हुए हैं कि किसी भी कीमत पर हम उस वैन को ढूंढे। जेस की हालत बहुत खराब है। उससे रे पूछता है कि क्या तुम्हें कैरोलिन ने बताया था कि आज वो कहाँ जाने वाली है। जेस कहती है कि वो कभी कुछ बता करके नहीं जाती थी। जेस घर वापस आती है और रे को कहती है कि मैं LA से बाहर जा रही हूँ, अब मैं अकेली ही रहूंगी, मुझे कुछ नहीं करना। रे भी उसकी बातों को समझता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि उससे तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी तब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारी पैकिंग करवा देता हूँ। जब वो पैकिंग करवाने लगता है, तभी उसे कैरोलिन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक लड़का कैरोलिन को ही घूर रहा है। यहाँ पर रे को पहली बार शक होता है और वो जेस से कहता है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। जेस कहती है कि नहीं। तो वो दूसरी तस्वीरों को देखता है और जेस को कहता है कि क्या मैं रख सकता हूँ इन तस्वीरों को। जेस मान जाती है। तस्वीर को लेकर के सीधा रे पहुँचता है पुलिस स्टेशन और यहाँ पर बम्पी को आकर के कहता है कि इस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू करो। बम्पी कहता है कि इस फोटो में ज्यादातर हमारे ऑफिस के ही लोग हैं, उन सबसे पूछो क्या वो इस लड़के को जानते हैं। वो एक एक करके सबसे पूछने लगता है, मगर सारे लोग मना करते हैं कि वो इसे नहीं जानते। तब वो भड़क जाता है, कहता है कि कोई हमारी पार्टी में आता है और तुम लोग उसे जानते भी नहीं हो। वो वापस आकर के फेस डिटेक्शन ऐप का इस्तेमाल करने लगता है। तब साइफर्ट आता है उसके पास। उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर हो, वो भी टेरा बॉम्बिंग के डिपार्टमेंट वाले। तुम होमोसाइड केस पे काम नहीं कर सकते। अगर डिपार्टमेंट को पता लगा तब तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। रे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारे एक कलीग की बेटी को मार दिया गया और हम बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं किसी भी कीमत पे इस लड़के को ढूंढ करके रहूंगा। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी ऐप में पता लग जाता है इस लड़के के बारे में। जहाँ पर कैरोलिन का मर्डर हुआ था, वहीं बगल में आतंकवादियों के होने की शंका है और ये लड़का भी वहीं पर रहता है। इस रिपोर्ट को लेकर के सीधा पहुँचता है रे अपने सीनियर के पास जिसका नाम है मोरालेस। मोरालेस कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम नहीं कर सकते। इस आदमी के पास जाने की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इस जानकारी को रखो, जो ऑफिसर इस केस को देख रहा है मैं उसके पास पहुंचा दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद रे बाहर आने लगता है। तभी क्लेयर उसे देखती है और पूछती है कि जेस की हालत अब कैसी है। वो कहता है कि ठीक है। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी साइफर्ट आकर के बताता है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया, उसका नाम है गजाला। अभी वो पुलिस स्टेशन में है। रे को समझ में नहीं आता कि ये चीज इतनी जल्दी कैसे हो गई और किसी को इसके बारे में भनक क्यों नहीं लगी। वो सीधा पहुँचता है गजाला के पास और पुलिस वालों को कहता है कि इस बारे में किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जब वो गजाला के पास जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है, ये फोटो वाला लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है। जब वो उससे पूछताछ करता है, तब पता लगता है कि साइफर्ट ने फंसाया है इस लड़के को। इसने कुछ भी नहीं किया कैरोलिन के साथ। रे गुस्से में वापस आता है और साइफर्ट को पीटना शुरू कर देता है। वो उससे एक ही सवाल पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उस फोटो वाले लड़के को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, एक मासूम लड़के को तुमने फंसा दिया केस में। साइफर्ट कहता है क्योंकि वो मेरा खबर
छुप रही है और मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले उस तक पहुंचे। वो हमारा बहुत ही बड़ा एसेट है। रे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। साइफर्ट कहता है कि तुम बातों को क्यों नहीं समझते, तुम सिर्फ कैरोलिन के एक केस को देख रहे हो, हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं। हमें पूरे शहर को बचाना है आतंकवादियों से। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था मोरालेस के साथ, और उसके साथ साथ जो ऑफिसर कैरोलिन के मर्डर केस को देख रहा है उसको भी। हम सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है। हम बड़े पिक्चर को देख रहे हैं, तुम सिर्फ कैरोलिन को देख रहे हो। बातों को समझने की कोशिश करो। रे कहता है कि मुझे बस उस लड़के का नाम बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद साइफर्ट कहता है उसका नाम है मार्जिन। अब रे मार्जिन का एड्रेस पता लगा लेता है और बम्पी के साथ अगले दिन पहुंच जाता है उसके घर के सामने। थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि मार्जिन की गर्लफ्रेंड बाहर आ रही है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि मार्जिन घर के अंदर नहीं है। उसके बाहर जाने के बाद दोनों घुस जाते हैं घर के अंदर। रे कहता है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाओ। ये हर जगह की तलाशी लेते हैं, इन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी रे के हाथ में एक कॉमिक बुक लगता है जिसकी कहानी है कि एक लड़का बार बार अपने क्रश को प्रपोज करता है, लेकिन जब बार बार वो उसे रिजेक्ट करती है तब किडनैप करके वो उसे मार देता है। ये कॉमिक बुक बहुत ही अजीब लगता है रे को। तभी बम्पी भी यहाँ आ जाता है। रे उसे पूरी बात बताता है। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि वैन अब वापस आ चुकी है। ये दोनों भाग करके चले आते हैं और बाहर आकर के कड़ी से कड़ी को जोड़ने लगते हैं। रे कहता है कि हमें उस कॉमिक बुक को लेकर के आना चाहिए था ताकि उसे हम और ध्यान से देख पाते। बम्पी कहता है मैं उसे लाया हूँ। तब रे खुश हो जाता है। वो जैसे ही पहुँचता है अपने ऑफिस, क्लेयर उसे डांटती है और कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। तुमने अपने ही टीम के बंदे साइफर्ट को पीटा और बिना किसी की अनुमति के तुम वैन के घर के अंदर भी घुसे हो। रे उसे कहता है कि तुम्हें सच्चाई पता नहीं है कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। जिस आदमी को इन लोगों ने पकड़ा है उसने कैरोलिन को नहीं मारा है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सच्चाई छुपा रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो सच्चाई के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लेयर कहती है कि तुम अभी भी गलत हो, तुम्हें मोरालेस के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी जेस चली आती है ऑफिस में। सब देख करके उसे शांत हो जाते हैं। तभी जेस की नजर पड़ जाती है उस कॉमिक बुक पे। अरे उसे छुपा नहीं पाता। जेस कॉमिक बुक को पढ़ने लगती है और याद करती है उन सारे पलों को जो उसने अपनी बेटी के साथ बिताए थे। उसके जाते ही रे पहुंचता है क्लेयर के पास और कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि जेस पर क्या बीत रही है। मुझे लगता है कि जेस कहीं अकेले बदला लेने ना निकल पड़े, इसीलिए सबसे पहले मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ ताकि जेस कोई गलत कदम ना उठाए। तुम्हें बस चुप रहना है और किसी को कुछ नहीं बताना। तब क्लेयर मान जाती है और मदद करने के लिए भी अब वो राजी है। ये दोनों प्लान करते हैं कि सबसे पहले इन्हें उस वैन को ढूंढना है। ऐसे ही बातें करते हुए चले आते हैं पार्किंग एरिया में। तब क्लेयर बताती है कि अगले महीने उसकी शादी है, जल्दी उसका मंगेतर यहाँ पर आने वाला है। अब वो चली जाती है घर। अगले दिन वो जैसे ही वापस आती है सबसे पहले आकर के मिलती है रे से। तब रे दोबारा बात करने लगता है उसके शादी के बारे में, मगर अब क्लेयर इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। रे उसे एक अच्छी सी वेडिंग ड्रेस भी सजेस्ट करता है। तब क्लेयर उसे एक कीरिंग देती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद जब यहाँ से रे निकल रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है मोरालेस से। मोरालेस उसे डांटने लगता है। कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम वैन के घर के अंदर क्यों घुसे थे और तुमने कॉमिक बुक भी चुराई। तुम अपनी हदों को भूल रहे हो। पूरा शहर खौफ में जी रहा है क्योंकि यहाँ पर बॉम्बिंग होने वाली है और तुम इस मर्डर केस के पीछे लगे हो। तब रे भी भड़क जाता है। कहता है कि गजाला निर्दोष है, असली कातिल मार्जिन है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे सबसे पहले उस वैन को ढूंढना है जो उस जगह पर दिखी थी, और अगर मुझे सबके खिलाफ जाना पड़े तब मैं ये भी करूंगा सच्चाई तक पहुँचने के लिए। मुझे असली कातिल को ढूंढना है। मोरेल्स कहता है कि तुम ये कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम इस केस पे काम करो तो पहले मुझे ला करके उस वैन को ढूंढ करके दो। रे कहता है कि ठीक है। वो यहाँ से निकलता है। तब उसे जेस बुलाती है एक बार में मिलने के लिए। वो पहुंच जाता है बम्पी के साथ। यहाँ आने के बाद जेस बताती है कि जब मैंने कॉमिक बुक को पढ़ा तब मुझे पता लगा कि मार्जिन बेसबॉल का बहुत ही बड़ा फैन है और बेसबॉल का एक सबसे फेमस प्लेयर यहीं पे आता है अपने साथियों के साथ। उसने जो 3 ट्रॉफी जीती हैं उन्हें यहीं पर रखा गया है। इस बात के पता लगने के बाद मैं हमेशा यहाँ पर आती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि वो एक दिन यहाँ पर आए। बेसबॉल फैंस का एक पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रुप है जिनका नाम है डॉजर्स। वो हर एक फ्राइडे को यहाँ पर आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बेसबॉल का एक मैच होने वाला है और डॉजर गैंग के सारे लोग वहाँ पर आएंगे। तो अगर आज वो यहाँ पर नहीं आया तो कल मैच देखने जरूर आएगा। यहाँ ना आने के बाद अगले दिन ये लोग पहुँच जाते हैं स्टेडियम में। सबके पास मार्जिन की फोटो है, उसके बाल लंबे हैं। ये लोग उसे स्टेडियम में ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें मार्जिन नजर आता है। तब बम्पी और ये दोनों पीछा करना शुरू कर देते हैं। मार्जिन बहुत ही तेजी से भाग रहा है। बम्पी जब एक दीवार से नीचे कूदता है तब उसकी टांग टूट जाती है, मगर रे अभी भी मार्जिन का पीछा कर रहा है और अंत में उसे दबोच भी लेता है। दबोचने के बाद वो जैसे ही वापस आता है क्लेयर उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस केस से निकाला जा रहा है। तुमने स्टेडियम में भगदड़ क्यों मचाई, तुम्हारे ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। इससे पहले कि मोरालेस को ये बात पता लगे जल्दी से मार्जिन को छोड़ दो। रे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बस मैं इतना चाहता हूँ
हूँ कि मैं उसे एक बार इंट्रोगेट करूँ और उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो। क्लेयर मान जाती है। रे उससे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो कहता है कि तुमने कैरोलिन को क्यों मारा। मार्जिन कहता है मैंने किसी को नहीं मारा। रे कहता है कि जब हमने तुम्हें स्टेडियम में देखा तब तुम भाग क्यों रहे थे। मार्जिन कहता है कि मैं एक पुलिस का इन्फॉर्मर हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम लोग पुलिस वाले हो, इसीलिए मैं भाग रहा था। रे एक के बाद एक सवाल पूछता है मगर मार्जिन कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसे पता है रे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी यहाँ पर क्लेयर आती है और क्लेयर बातें करने लगती है रे से। इसी बीच क्लेयर को अंदाजा होता है कि उसके शर्ट के कुछ बटन्स खुले हुए हैं और वहाँ से मार्जिन झांक रहा है। तब उसे शक होता है और वो प्रोवोक करना शुरू कर देती है मार्जिन को। वो उसे कहती है कि कैरोलिन एक एथलीट थी, उसके हड्डियों में बहुत दम था, मगर जिसने भी उसे मारा था हड्डियों को तोड़ा था और मुझे नहीं लगता कि इस लड़के में इतना दम है। इसके हाथ तो देखो कितने छोटे हैं और क्लोरोफॉर्म से सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिटाए गए थे। मुझे नहीं लगता कि मार्जिन में इतनी अकल भी है। कैरोलिन का बलात्कार हुआ था, उसकी जो योनि थी उसके अंदर तकरीबन 9 इंच का लिंग गया था और मुझे नहीं लगता है कि मार्जिन का लिंग इतना बड़ा है। इन बातों को सुनने के बाद मार्जिन भड़क जाता है। वो अपनी पैंट उतारता है और लिंग दिखा करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा लिंग छोटा है। वो एक के बाद एक गालियां देने लगता है क्लेयर को। तब क्लेयर जब उसके सामने आगे बढ़ती है तब उसे पीटता भी है। इस चीज को देखने के बाद रे पीटने लगता है मार्जिन को। मार्जिन ने लगभग अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है, मगर थोड़े समय के बाद इन्हें पता लगता है कि मोरालेस ने इन्हें बुलाया है। मोरालेस बताता है कि मार्जिन को हम लोग छोड़ रहे हैं। तब रे भड़क जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने लगभग अपने गुनाहों को कबूल कर लिया था। मोरालेस कहता है कि तुम्हारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है, तुमने उसे पीटा था, इसी की खुशी मनाओ कि तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। रे बहुत देर तक बहस करता है मगर वो समझ जाता है कि मोरालेस भी प्रोटेक्ट कर रहा है मार्जिन को क्योंकि वो इन्फॉर्मर है। ये लोग बाहर आने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि जेस भी लिफ्ट में है। वो भी समझ चुकी है कि मार्जिन ही कातिल है। तब गुस्से में रे कहता है कि तुम जो चाहो उसके साथ वो कर सकती हो। जेस कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैंने इसे मारा तब मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं ये काम नहीं करूंगी। ये लोग अपने सामने देखते हैं कि मार्जिन खुलेआम बिल्डिंग से बाहर जा रहा है। जेस भी बाहर चली जाती है। तभी क्लेयर और रे को पता लगता है कि जिस वैन को ये लोग ढूंढ रहे थे वो वैन मिल चुकी है जिसमें ब्लीच भी है। ये भाग करके वहाँ पे पहुँचते हैं मगर इनके जाने से पहले कोई आग लगा देता है पूरे के पूरे वैन में। रे समझ जाता है कि यह काम मोरालेस ने करवाया है ताकि ये केस यहीं पे बंद हो जाए। रे बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो क्लेयर को आखिरी बार देखता है और कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ। वो चला जाता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 13 साल का वक्त बीत जाता है। क्लेयर ने भी अपने मंगेतर से शादी कर ली मगर ये 13 साल चुप नहीं बैठा। वो कड़ी से कड़ी को जोड़ता रहा और 13 साल के बाद उसे एहसास हुआ है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मार्जिन ही है। उसने दोबारा डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है ताकि वो मार्जिन को इस बार पकड़ सके। जैसे ही वो डिपार्टमेंट में वापस आता है उसकी नजर पड़ती है साइफट पे। साइफट कहता है कि तुम अभी भी वही हो जहाँ 13 साल पहले थे और मुझे देखो, मेरा 3 बार प्रमोशन हो चुका है। वो कहता है कि तुम्हें पहले जाकर के जनरल के पास रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तब रे चला जाता है अंदर जाकर के देखता है कि जनरल कोई और नहीं बल्कि क्लेयर है। उसका प्रमोशन हो गया है। वो उसे देख करके मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारी शादी भी हो गई, क्या तुम्हारा कोई बच्चा है। क्लेयर कहती है कि मैं और मेरे पति बहुत बिजी रहते हैं, बच्चे के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद रे कहता है कि मुझे पता लग गया है कि वो आदमी कहाँ पे है। वो कातिल मार्जिन ही है और वो हर जगह भाग रहा है। पिछले 13 साल से मैंने यही किया है। मैंने सारे अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम को खंगाला है। मैंने लाखों लोगों की प्रोफाइल देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि मार्जिन अभी भी यहीं पर है। उसने शायद प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है मगर हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। इनकी बातें चली रही होती है तभी जेस अंदर आ जाती है। रे सबको समझाता है कि हमारे पास ये एक आखिरी मौका है, हमें आखिरी काम साथ में अच्छे से करना है। क्लेयर मान जाती है मगर वो जेस को कहती है कि हम नहीं चाहते कि उसे शामिल करें कि कहीं जेस अपना आपा ना खो दे। जेस कहती है कि अगर इस बार मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं वही मार्जिन को मार दूंगी। सारे लोग शांत हो जाते हैं। इन्हें फिर से अपनी टीम को तैयार करना है। रे जाता है बम्पी के पास और उससे भी मदद मांगता है। बम्पी भी तैयार है। वो कहता है मैं अपने टूटे हुए टांग का बदला लूंगा। जब ये लोग मार्जिन के बारे में पता लगाते हैं इन्हें पता लगता है कि मार्जिन ने अपना नाम बदल लिया है। अब उसका नाम है बैकविथ। ये हर जगह उसे ढूंढते हैं। इन्हें पता लगता है कि उसे हॉर्स रेसिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है। अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं रेस वाले ग्राउंड में। तब देखते हैं कि एक आदमी घोड़ों से बात कर रहा है। जैसे ही रे उस आदमी के करीब जाता है वो देखता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्जिन ही है। मार्जिन भागने लगता है। रे भी उसके पीछे भागता है मगर अब वो बूढ़ा हो चुका है। थोड़ी देर के बाद वो गिर जाता है नीचे। मार्जिन यहाँ से भाग जाता है। तभी बम्पी आता है रे के पास। इनके पास एक और लड़का है जिसका नाम है लुई। लुई कहता है कि ये लड़का हमेशा यहाँ पर आते रहता है। तब ये लोग लुई का नंबर ले लेते हैं और कहते हैं कि दोबारा ये जब भी यहाँ पर आए हमसे कांटेक्ट करना। रे अब आकर के मिलता है क्लेयर से। क्लेयर रे को कहती है कि तुम फिर से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो।
मैं चाहती हूँ कि तुम अब इस चीज को छोड़ दो। रे समझ जाता है कि अब उसकी मदद क्लेयर नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि रे अपने आप के साथ कुछ कर लेगा। क्लेयर उससे कहती है कि 13 साल पहले तुम मुझे छोड़ करके क्यों गए थे। रे कहता है क्योंकि मैं बहुत परेशान था और ऐसी हालत में नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। क्लेयर कहती है कि अगर 13 साल पहले तुमने मुझसे पूछा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। रे कहता है कि अभी भी वो क्लेयर से प्यार करता है। इसी बीच लुई मैसेज करता है रे के फोन पे और बताता है कि मार्जिन यहाँ पर फिर से आया है। रे क्लेयर से बहाना बनाता है और जाने लगता है मार्जिन के पीछे। वो बम्पी को भी बता देता है मगर बम्पी को आने में टाइम है। रे इंतजार नहीं करना चाहता, वो जाने लगता है मार्जिन के पीछे। वो देखता है कि मार्जिन बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। तभी कोई पीछे से आकर के मारता है उसके सर के ऊपर। रे बेहोश हो जाता है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि मार्जिन उसके सामने है। वो उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब रे कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गए। उस लड़की को याद करो जिसे तुमने मारा था। मार्जिन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और मैं मार्जिन नहीं बल्कि बैकविथ हूँ। वो जाता है रे को मारने के लिए। तभी यहाँ पर बम्पी आ जाता है साइफर्ड के साथ। यहाँ पर पुलिस वालों की पूरी टीम है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। एक गोली आकर के लग जाती है साइफर्ड को। तब तक बाकी पुलिस वाले आकर के सबको पकड़ लेते हैं। साइफर्ड की मौत हो जाती है। जिस बैकविथ को देख करके कहती है कि ये मार्जिन नहीं है। रे कहता है कि ये वही है मगर वो नहीं मानती। तब अंत में ये लोग बैकविथ को छोड़ देते हैं। अब रे बहुत ही ज्यादा निराश है। तब क्लेयर उसे अपने घर लेकर के जाती है और कहती है कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है। रे कहता है कि आखिर जिसने ऐसा क्यों किया, वो मार्जिन ही है। वो चाहती तो उसे जेल में डलवा सकती थी मगर उसकी वजह से वो छूट गया। क्लेयर समझाती है कि सारी चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी लव स्टोरी को। अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पर क्लेयर का पति आता है जिसका नाम है एलिस। मगर एलिस इन दोनों को देख करके भड़कता नहीं। उसे पिछले 13 साल से ये बात पता है कि क्लेयर प्यार करती थी रे से। एलिस कहता है कि हमारी शादी बस एक फॉर्मेलिटी थी, क्लेयर ने हमेशा ही तुमसे प्यार किया है। इतना कह के वो चला जाता है। तभी जेस कॉल करती है रे को। ये दोनों जाते हैं उसके घर पे। जेस कहती है कि मुझे बहुत पहले तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए थी। जब तुम यहाँ से गए थे तब मैं फिर से उस बार में गई और मुझे कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मार्जिन मिल गया। तब मैंने उसे मार दिया और मारने के बाद दफना दिया। मेरा बदला पूरा हो गया था मगर मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। मगर तुम्हें बता देना चाहिए था क्योंकि पिछले 13 साल से तुम यही कर रहे हो। अब रे भी चौंक जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जेस कहती है कि मैं उसे साधारण सजा नहीं देना चाहती थी, मैं उसे ऐसी सजा देना चाहती थी कि उसकी रूह कांप जाए। क्लेयर कहती है कि तुम्हारे ऊपर कार्यवाही हो सकती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी जेल में बिताओ। तुम भी सारी चीजों को भूल जाओ, हम भी सारी चीजों को भूल जाते हैं। ये लोग यहाँ से बाहर आने लगते हैं मगर बाहर आते समय रे को लगता है कि कुछ तो गलत है। जेस ने कुछ तो इन लोगों से झूठ बोला है। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो कोई साधारण सजा नहीं देना चाहती थी मार्जिन को। वो अगले दिन जेस का पीछा करना शुरू करता है। तब वो देखता है कि जेस किसी के लिए खाना लेकर के जा रही है अपने घर के पीछे। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि जेस ने कच्चा मीट ला करके रखा है कमरे के अंदर। वो देखता है कि कमरे के अंदर एक आदमी है जिसकी बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई है। वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मार्जिन है। जेस ने उसे पिछले 13 साल से यहाँ पर कैद करके रखा है और हर रोज उसे कच्चा मीट खिला रही है। ये जिंदगी नर्क से भी बदतर है। जैसे ही मार्जिन उसे देखता है उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे मार दो। ऐसा कोई भी सेकंड नहीं है जब मैंने अपने पापों के लिए ऊपर वाले से क्षमा ना मांगा हो और हर वक्त मैंने मौत मांगी है, मुझे मार दो। इन चीजों को देखने के बाद रे भी समझ जाता है कि जेस ने इसे कैसी सजा दी है। वो अपनी बंदूक को निकाल करके आगे रखता है और बाहर आकर के गड्ढा खोदने लगता है। जेस भी इस चीज को देख लेती है। वो समझ जाती है कि रे क्या चाहता है। वो मार्जिन को मारती है और एक साथ सारे लोग मुक्त हो जाते हैं। मार्जिन भी मुक्त हो गया और कहीं ना कहीं जेस भी मुक्त हो गई क्योंकि जब भी वो इस आदमी के लिए खाना लेकर के जाती थी वो कैरोलिन को याद करती थी। और अब कहीं ना कहीं रे भी मुक्त हो गया है। उसे भी पता है कि कैरोलिन को इंसाफ मिल गया। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।